हेलो दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का हमारा तीसरा लेक्चर है और ये हम इसका तीसरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा उनका उल्लंघन ना किया जाए। ठीक है ना? तो ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि साधारण अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। अन्य अधिकार और मौलिक अधिकार में बहुत अंतर होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? देश के संविधान द्वारा संरक्षित होता है। साधारण अधिकार कानून द्वारा, और इसे केवल संविधान 368 में संशोधित करके बदला जा सकता है और इससे समान अधिकारों को कानून निर्माण की समान प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। कोई भी सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य नहीं कर सकती। समझ रहे हैं ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार ये हो गए। आगे स्टार्ट होता है कि मौलिक अधिकारों के मुख्य विशेषताएं। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? पूर्ण नहीं है। आपको असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। वे पवित्र, स्थायी नहीं हैं। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार जब्त कर लिए जाते हैं, जैसे 52 और 60 के समय। इसमें केवल 20 और आर्टिकल 21 ही बचता है। बाकी सभी जितने भी हैं वो सब छीन लिए जाते हैं जब हमारा 352 और 360 है। 352 का राष्ट्रपति 360 और 352 तीनों में वित्तीय आपातकालीन, 360 में वित्तीय आपातकालीन, 352 में वो भी राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति होती है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। सबसे पहले मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है? ये सबसे पहले मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और इसका मैग्ना कार्टा यूके से लिया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं। ये पवित्र, स्थायी नहीं है। ये वाद्य योग्य नहीं है, जस्टिकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको 5 आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो बेसिकली 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन 7वां भाग जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब हमारे पास मौलिक अधिकार केवल 6 बचे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और उसके बाद सबसे पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। ठीक है ना? अब हम मूल जो हमारे संविधान थे उसमें मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 6। ये किससे हटाया गया? ये कई बार पूछा है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को 300A कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, समानता 14 से 18, 13 और 12 और 13 में, 12 और 13 में अभी बताएंगे क्या है। तो मैं ये याद रखिएगा। आगे आइए। भाग 12 अनुच्छेद 19 का 1 का F और आर्टिकल 31 ये संपत्ति का अधिकार दर्शाता है। ध्यान देना कि ये संपत्ति का अधिकार पूछे कहाँ पर है, तो ये 19 फर्स्ट के F में है और अनुच्छेद 31 में है। भाग 12 में इसके कानूनी आधिकारिक रूप से अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है ना? आगे बढ़िए। और उसके बाद स्टार्ट होता है अनुच्छेद 12 क्या है। तो
12-13 तो उसमें आया नहीं था, तो 14 से 18, 19 से 22, 23-24 और 25 से 28 और 29-30 और 32 ये थे। तो 12 में क्या है कि सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। सांसद एवं राज्य केंद्र सरकार और राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। तो ये हमारी राज्य हुई। अनुच्छेद 13 में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में क्या है ये भी ध्यान दीजिए। संविधान पूर्ण जो नियम या कानून थे, ठीक है ना, ये दिया गया है। क्या बता रहा है कि संविधान पश्चात संसद राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं एवं राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्यादेश और इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। राज्यों को ऐसे राज्य बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं है हो और मगर कानून का मसौदा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को के साथ हस्तक्षेप करता है तो उस कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 13 में है कि 12 में हमारे राज्यों का विस्तार किया गया है और राज्यों का विस्तार आर्टिकल 1 और उसमें देखिएगा आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 से 4, 5 से 12, 5 से 11 नागरिकता, 1 से 4 राज्यों और संघ और 5 से 12 नागरिकता, 5 से 11 नागरिकता और 12 से 35 मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं केशवानंद भारती केस 1973। मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द, ठीक है ना। और मतलब केशवानंद भारती ये 1973 ईस्वी में हुआ। एससी सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द कर दिया जाएगा ये बताया गया। तो मतलब कि केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है कि मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 आ गया, ये तो सभी को पता है। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, अब सभी लोग इसका अर्थ क्या होता है तो समझिएगा। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा है। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये याद रखिएगा। जो आर्टिकल 14 है ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है और हमारा मौलिक अधिकार यूएसए से, पूरा मौलिक अधिकार यूएसए को कॉपी किया गया है। तीसरा पार्ट आता है विधियों के समान संरक्षण। समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की अवधारणा, ये अमेरिका से ग्रहण किया गया। ध्यान देना कि आर्टिकल 14 जो है इसमें दो देशों से अंगीकृत किया गया है। नंबर 1 ब्रिटेन, नंबर 2 अमेरिका। बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि विधि के समक्ष समानता ये किससे गया, ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण ये हमारा यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल उसके बाद 15 आ जाता है। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 आ जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 में क्या है जान ही रहे हैं। मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जान ही रहे हैं। और 15 का 1 और 2 में क्या है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, प्राइवेट व्यक्ति संस्था प्राइवेट भेदभाव नहीं कर सकता है। दुकान, होटल, मनोरंजन, कुआं, घाटी, रोड, जगह आदि पर भेदभाव नहीं किया। जिससे भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था, नदी, नाला, कुआं, पानी पीने के लिए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 15 कितना इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं। इसका अनुच्छेद 15 का तीसरा पार्ट जो है वो इस अनुच्छेद में भी राज्य के महिलाओं और बच्चों को कोई विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं गया है, ठीक है ना। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकता के किसी भी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान से करने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है ना।
तो ये 15 हो गया। आइए अब 16 की तरफ चलते हैं। 16 में क्या है हमारा कि 16 में स्टार्ट होता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। बहुत बढ़िया है कि मतलब कि धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान निवास स्थान वंश क्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ये चरम सीमा पर है। 16 के 4 में नौकरी में ओबीसी SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण इस मामले के आधार पर किया गया है। बालाजी वर्सेस मैसूर मामला, देव देव देवदर्शन वर्सेस केंद्र सरकार मामला, इंदिरा सहमिनी मामला 1973। आगे आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट ये बताता है कि 1979 बोलिए, मंडल कमीशन सेकंड पिछड़ा आयोग ओबीसी को भी आरक्षण किया गया। ये नाम याद रखना, वीपी सिंह। किसने आरक्षण ये सब किया? वीपी सिंह के आधार पर किया गया। और यहाँ पर ये रखना कि प्रमोशन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इन 3 मामलों की वजह से। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 के 1 में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग वंश और जन्म स्थान निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक केवल धर्म जाति मूल जाति निवास ये सब क्या है इसके आधार पर किसी भी कार्यालय के अयोग्य नहीं होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 16 भी याद रखना कि धर्म जाति ये जहाँ भी आता है, इनमें से कोई अगर चीज़ें हैं कार्यालय में हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा भेदभाव होता है तो आप ये मौलिक अधिकार है, उसके प्रति सजग रहिए। अगला पार्ट स्टार्ट होता है। इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को ऐसे रोजगार या नियुक्ति से उस राज्य या केंद्र शासित के भीतर निवास का निर्धारण करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। चौथे में क्या है, इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से कोई नहीं रोकेगा। जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। परिणाम। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ से 2 चीज़ें आती हैं। केलकल आयोग, मंडल आयोग, इंदिरा सहनी केस। केलकल आयोग 1953, मंडल आयोग 1980, इंदिरा सहनी केस 1952। केलकल आयोग से हमारा पिछला वर्ग आयोग बना। दूसरा 27 मंडल आयोग से हमारा पिछले वर्ग 27% प्लस 10% रिजर्वेशन जनहित याचिका यहाँ पर हुई थी। यहाँ से क्रीमी लेयर आरक्षण खत्म होता है और यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर हो जाता है। यानी कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें मिलेगा और जो नॉन क्रीमी लेयर नहीं है उन्हें बाहर। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि आरक्षण 50 से अधिक नहीं हो सकता। अरे 50 से अधिक क्या है, ओबीसी को रिजर्व हो ही गया, क्या मतलब है। अब ये आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद, कई बार पूछा। अनुच्छेद 17 में क्या है, ये कई बार पूछा है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसको आराम से डिस्कस करते हैं। अस्पृश्यता का अंत। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अभ्यास निषिद्ध एवं अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना एक अपराध है। यह समान अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक न्यायिक एवं समानता प्रदान करता है। राज्य के किसी निजी अस्पृश्यता का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 70 आ
स्पष्टता, छुआछूत का अंत। 18 आ गया, 8 से 18 याद रखिएगा, 8 आ रहा है, 8 से 18 याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, 8 से 18 याद रखिएगा। उपाधियों को अंत, 18 उपाधि, 18 उपाधि। कोई भी उपाधि जो सैन्य या अकादमिक की विशिष्टता ना हो, राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेश राज्य में कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी या विश्वास के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन राज्य लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य में या उसके अधीन किसी भी प्रकार की कोई उपहार, उपलब्धियां या पद स्वीकार नहीं करेगा। चलो आ गया 22 से 23। तो ये पाठ हमारा पहला समानता का अधिकार खत्म हुआ। तो 14 से 18 तक है, ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार। और 14 में जान ही रहे हैं, 14, 15, 16, 17। 17 में, 18 में उपाधियों का, 17 में अस्पष्टता, 16 में लोक नियोजन, 15 में छुआछूत मूल जन इसके आधार पर, और 14 में जान ही रहे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19, बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में सबको जितने भी अधिकार हैं वो सब आपको मिलेगा बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में, समझ रहे हैं ना। इसको और ऊपर कर दें तो ये हमारे पूरे हैं 19 का 1A, 19 का 1B, 19 का 1C, 19 का 1D, 19 का 1E, 19 का 1F, 19 का 1G। भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति हथियार रहित मत सम्मेलन, संघ संगम एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के क्षेत्रफल में घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्रफल में बसने का अधिकार। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार इसको हटाकर 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। 1 का F 32 में है, ये याद रखना, ये 32 में है और यहाँ पर है, और ये 19। 1 का F कोई भी व्यवसाय, इतना ये सब जो है व्यवसाय एवं आजीविका का अधिकार। अनुच्छेद 19 का A 2, उचित प्रतिबंध निम्नलिखित में के हित के द्वारा लगाए गए। देखो ध्यान देना, ये भी 19(2) जो है उसके तहत है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना। ये इतने चीज़ हैं, आपके अधिकार हैं। आर्टिकल 19 सेकंड के अंदर आते हैं। अब इसको पढ़ो भैया, देखो बहुत मज़ेदार बात है। मुझे लगता है कि इसमें से कई मौलिक अधिकारों को एक पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। आप पाएंगे कि बहुत सी न्यूनतम अधिकारों को स्वीकार किया गया है और लगभग हमेशा एक प्रावधान द्वारा उसका पालन किया जाता है। लगभग हर अनुच्छेद के बाद आता है कि जो बाद एक प्रावधान आता है जो अधिकारों को लगभग पूरी तरह से छीन लेता है। यार क्या गजब की लाइन लिखा, सही बात है। चलो, सोमनाथ लहरी की जय हो। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, तो 18 तक याद रहेगा, 19, 20, 21 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 में क्या है, यही है भैया, 352 और 360 आने पर यही केवल बचता है, बाकी सब मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला, एक अपराध के लिए एक सज़ा। वर्तमान कानून के तहत सज़ा अपराध के समय काल के अनुसार स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं। 21 में है जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा। कभी कभी ये दैहिक स्वतंत्रता भी आती है, जीवन और दैहिक। चलो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नंबर एक क्या है? नंबर 1
स्वतंत्रता के अधिकारों से में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रसिद्ध मामले इसमें एक ये चलो इसको ध्यान से पढ़ो। प्रसिद्ध मामले क्या है कि A.K. गोपालन मामला, मेनका गांधी मामला, विदेश जाना एक मौलिक अधिकार है। इस वाले उसमें याद रखना कि विदेश जाना एक मौलिक अधिकार। मेनका गांधी मामले में क्या हुआ था कि विदेश जाना हमारा एक मौलिक अधिकार है, समझ रहे हैं ना। तो 21 क्या हुआ, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की स्वतंत्रता की सुरक्षा है। और अब आते हैं हम आगे, देखो इसमें कुछ मामले दिए हुए हैं। राइट टू मेडिकल, राइट टू फूड, राइट टू, ये सब इसी में है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आर्टिकल 21, 21, हेल्थ स्लीप भी है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। 19 का 1A बहुत इम्पोर्टेंट है, 1886, 1986 याद रखना, 1986 याद रखना। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में आया, ये भी याद रखना। 86वां संविधान संशोधन 2002, ध्यान देना, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी। लेख के मामले में शामिल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, भेदभाव का निषेध, शिक्षा के समान अवसर, ये याद रखना। तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। लेख के प्रावधान में शामिल नंबर 1 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, भेदभाव का निषेध, शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा तक पहुंच में वित्तीय बाधाओं को दूर करना, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं एवं योग्य शिक्षक। आगे आते हैं। अनुच्छेद 22 19 से 22 तक स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। तो सबसे पहले क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना, मनपसंद वकील की सलाह लेने का अधिकार, ये है 22 में। आगे आते हैं। अपवाद क्या है, अब देखो आपातकालीन बताए थे ना, आर्टिकल 22 प्रभावित किया जाएगा, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति शासन की घोषणा को भी बताए थे ना। 21 और 22 यही दो बचते हैं, 21 और 22। कब, 352, 360, ये वित्तीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात। और 356 भी बता दीजिए क्या है, राष्ट्रपति शासन। अब आ गया भाई तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 21, मानव का दुर्व्यवहार, बेगार बाल आश्रम का व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब बेचना, जो आदमी को बेचते थे पहले दास प्रथा थी। 24, कारखानों, खनन आदि में बच्चों को के नियोजन का विषेध, मतलब कि बच्चे वहाँ पर नहीं कार्य करेंगे जो भी क्या है 14 वर्ष से कम के हैं। तो 6 से 14 तक पहले शिक्षा ग्रहण करें, 21 आर्टिकल 1 में। आगे आते हैं। खाद्यान्न में खतरनाक अवस्था में बच्चों का रोजगार प्रतिबंध है। इस लेख का उद्देश्य बच्चों के अधिकारिक एवं कल्याण की सुरक्षा करना है, शोषण को रोकना, बच्चों का स्वास्थ्य एवं विकास की रक्षा करना और शिक्षा तक उनकी सुरक्षा करना। चलो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भैया देख रहे हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 सबको पता है। अब हमारा धर्म स्टार्ट होता है, जो हिंदू मुस्लिम जो भी चल रहा है, देखो हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है इस समय। विवेक की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार, देखो सब चीज़ है। आत्मा, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, भगवान प्राणियों के साथ अपने रिश्तों को आकार देने की आंतरिक स्वतंत्रता। देख लो 25 में क्या है। उसके आगे बढ़ो, देखो धर्म अपनाने का अधिकार। किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषित करने की स्वतंत्रता। अभ्यास का अधिकार, धार्मिक पूजा और अनुष्ठान
समारोह करने और किसी भी मान्यताओं और विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता। प्रचार का अधिकार, किसी भी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों तक प्रसारित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना एवं रखरखाव संस्थान। धार्मिक मामलों का प्रबंध करना, चल अचल संपत्ति स्वामित्व अधिकरण करना और संपत्ति के प्रशासन कानून के अधिकार संपत्ति का प्रशासन कानून के आधार पर करना। तो ये आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ध्यान दो इसमें। तो 25 में देख रहे हो, 26 में धार्मिक मामलों पर प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। 27 आगे आते हैं। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ना तो किया जाएगा। जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चे के भुगतान में विनियोजित की जाती है। 28 में क्या है? धार्मिक संस्थानों की उपस्थिति या कुछ शैक्षणिक स्थानों में धर्म पूजा। देखो 28 में याद रखो, धर्म पूजा के संबंध में स्वतंत्रता है। शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता। पूरी तरह से राज्य निधि में संचालित किसी भी शैक्षणिक स्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, याद रखना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। खंड 1 में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो कि राज्य द्वारा प्रशासित एवं किसी विशेष बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित की जाए। जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ट्रस्ट वाले हैं, समझ रहे हो ना। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले, राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक से उसके लिए अपनी सहमति रखनी होगी। मतलब अगर आप बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो आपके माँ बाप से सहायता लेना पड़ेगा। सहमति नहीं है तो आप नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति संरक्षण में अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राज्य शिक्षा का अधिकार, दो चीज़ें हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। किसी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों को इससे संरक्षित करने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा शैक्षणिक संस्थान या राज्य से धन प्राप्त करने वाले संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अल्पसंख्यक क्या हुआ है? 30 में क्या है? 30 में क्या है? 30 में ये है कि शैक्षिक संस्थान इसमें देखो, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। 30 में क्या आ गया? 29-30, ठीक है ना। सभी अल्पसंख्यकों को 29-30 में अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है ना। शैक्षिक 29-30 में क्या है? सीधे सीधे हमारा संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है 29-30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये याद रखना। तो इसमें पहला है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है
किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासनिक शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि उतनी ही जितनी कि उस खंड के तहत गारंटित की अधिकार के प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होगी। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं भाई। मुख्य वाला आ गया मुख्य वाला आ गया भाई अपना भाई। ये पढ़ो। राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा यह कि किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। ठीक है ना। अब ये बहुसंख्यक वाले आ गए। बहुसंख्यक पर, इसको पढ़ो। बहुसंख्यकों पर यह देखने की भारी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वास्तव में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। अल्पसंख्यकों के लिए एकमात्र सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वाह भाई, सरदार हुकुम सिंह की जय हो। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 या आ गया भाई। संविधान का आत्मा, हृदय का एवं आत्मा। संविधान के हृदय और आत्मा कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। आर्टिकल 32। आखिर आर्टिकल 32 में है क्या, क्यों बोला? आइए पढ़ते हैं इसको तन मन धन से। चलो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 216 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 216 के अनुसार हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। आगे आते हैं। उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकारों दोनों के लिए लागू करेगा। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए और हाई कोर्ट दोनों के लिए। और रिट क्या है? रिट क्या है? एक पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप बहुत बार सुने होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। आखिर है क्या? यही सब रिट है, न्यायालय की रिट। इसका अर्थ समझते हैं, आराम से समझिएगा। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है, ठीक है ना, जिसके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोपों का जवाब देने या और यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती है कि यह किसकी हैसियत वैध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा में देखा जाए तो आपको शरीर मिलेगा, इसका अर्थ ये होता। क्या गजब है यार आपको शरीर मिलेगा। कोई पूछे लैटिन भाषा में इसका क्या अर्थ है? आपको शरीर मिलेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग एक सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है किसी व्यक्ति का कारावास या हिरासत वैध है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को सही करने के लिए। यह कैसे काम करता है भी देखते हैं। या बंदी याचिका राज्य एजेंट के खिलाफ एक नागरिक कार्यवाही है जो प्रतिवादी को हिरासत में रखती है। उपयोग, इसका उपयोग प्रत्यार्पण प्रक्रियाओं, जमानत की राशि और अदालत के अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए किया जाता है। परमादेश, परमादेश का मतलब ही होता है, परमादेश का मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश आते हैं। यह रिट एक अदालती आदेश है, ध्यान देना, जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैर कानूनी कार्य से परहेज करने के लिए मजबूर करता है। यह अंग्रेजी एवं अमेरिकी आम कानूनी प्रणालियों में से एक न्यायिक उपाय है।
तो परमादेश क्या होता है? परमादेश मतलब आदेश, यही ध्यान देना। लेकिन आदेश कैसा है? सरकारी अधिकार कानूनी जो भी निभा रहे हैं उस पर। ये अगला आ गया निषेध। निषेध का मतलब है सीधे हम मना करते हैं, ख़त्म। निषेध क्या? निषेधाज्ञा एक कानूनी उपाय भी है, कानूनी उपाय जो निचली अदालत, न्यायिक, प्रशासनिक न्यायालय में गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकता है। वरिष्ठ अदालत, निचली अदालत। निषेध रिट तब जारी की जाती है जब, आगे पढ़ो, जब निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र के काम कर रही हो। मतलब कि समझिएगा, निचली अदालत अपने वैध अधिकार का उल्लंघन कर रही हो, कोई अन्य पर्याप्त कानून उपाय उपलब्ध नहीं है, निचली अदालत प्रकृति न्याय का उल्लंघन कर रही है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ध्यान दो, देख लो तुम्हारा मौलिक अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा। उत्प्रेक्षण मतलब प्रमाणित, सूचित, अर्थ समझो, सूचित होना। इसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत को फैसले या सरकारी एजेंसी की कार्यवाही की समीक्षा करने की अनुमति देती है। यह शब्द लैटिन वाक्यांश में आया है जिसका अर्थ है सूचित या प्रमाणित करना। उपयोग, त्रुटि को सुधारने के लिए, समझ रहे हैं। दूसरा क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि निचली अदालतें अपने अधिकार का उल्लंघन न करें। चलो इसको पढ़ो। कानून के प्रश्नों की समीक्षा करना, इसको पढ़ो। किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा करने के लिए जब कोई प्रश्न संघीय या राज्य कानून का हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक लास्ट है कि व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों का निर्णय की समीक्षा करना। अब अधिकार प्रेक्षता मतलब है कि आपका प्राधिकार क्या है, ठीक है ना। यह भी एक कानूनी कार्रवाई, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो क्या है। जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या कॉरपोरेट कार्यालय रखने अधिकार को चुनौती देता है। कोरंटो शब्द आप सुने होंगे, कोरवांटो शब्द लैटिन भाषा है। किस अपराधी द्वारा या वारंट के लिए, किस अपराधी द्वारा या वारंट के लिए है। यदि किसी व्यक्ति के ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है। 33 अनुच्छेद। सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, असूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित रखने के लिए संसद की शक्ति है 33 में। और 34 किसी भी टेरिटरी में मॉर्टियल लॉ, सेना विधि लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति है। 34 हो गया। अब यहीं पर एक 35 आ गया। 35 में क्या है? 12 से 35 बोले गया था ना, 12 से 35 ये लास्ट है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित करने हेतु कानून बनाने के अंतिम क्या है, किसके पास होनी चाहिए? संसद के पास। अब देखो इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है हमारे पास। देखो 14 तो याद ही रखोगे, ला, LAW, ला विधि के समान। और ला क्रिएट डाउट, समारोह, क्लीनियरली, ला क्रिएट्स डाउट, समारोह, क्लीनियरली। देखो डिस्क्रिमिनेशन 15 है। 16 में अपॉर्चुनिटी, 17 में अनटचेबिलिटी, टी फॉर टाइटल्स, उपाधियों का अंत, 20 में सी कास्ट, 20 में सी, और 21 लाइफ एंड लिबर्टी, 21 के में एजुकेशन, 22 में अरेस्ट एंड डेटेशन, लेबर एंड चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर और केवल नागरिकों को प्राप्त है इतने अधिकार। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, बाकी अन्य देशों वाले को नहीं है, ठीक है ना। तो 15, 16, 19, 29 बता देना कि केवल नागरिकों के लिए है। आगे क्या है हमारा?
संघ, संसद, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून पर संविधान प्रावधान को कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता देखता है? अनुच्छेद 13 है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा जाएगा? इसके द्वारा ओल्गा टेलिज बनाम बॉम्बे नगर निगम। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसको याद रखना भाई। तो ये हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हुआ भाई। एक बार देखते जाओ, धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा हूँ। आर्टिकल 35 हो गया, आर्टिकल 34 हो गया, 33 हो गया, आर्टिकल 32 तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, अधिपरीक्षिता हो गया, उसके बाद उत्प्रेक्षण हो गया, निषेध हो गया, परमादेश हो गया, और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ये 6 रिट जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 216 में हाई कोर्ट, 32 से 35 हैं हुकुम सिंह कुछ हुकुम चला गए। और 30 में जान ही रहे हो, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में प्रशासनिक शैक्षणिक। 29-30 अल्पसंख्यक, 29-30 अल्पसंख्यक के लिए है। और 28, 25, 26, 27, 28 ये तुम्हारे धर्म से रिलेटेड हैं। समझ रहे? धर्म क्या? 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता को भी गारंटी देता है। अनुच्छेद हो गए। 25 में जान ही रहे हो, विवेक की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 23-24 जान ही रहे हो, कारखाने में भाई 24 में ये कारखाने में बच्चे 14 वर्ष से कम नहीं जा सकते। 23 में मानव का दुर्व्यवहार, बेगार एवं मतलब दुर्व्यवहार, बेचना, दास प्रथा ये सब जो थी वो बाल आश्रम ये सब खत्म किया। उसके बाद 22 जान ही रहे हो, कुछ दशा गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, अब जान ही रहो 352 और वो सब आता है तो ये सब खत्म ही हो जाता है। 21-22 बचता है, बाकी सब खत्म। ठीक है ना? और 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, ये भी रहेगा। 21 में ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यही बचता है, बाकी सब 21 और 22 बचता है, बाकी सब बंद हो जाता है। अपराधों के दोष सिद्धि के लिए 21 और 20 बचता है, सॉरी 20 और 21 बचता है। 352 और 360 जब आर्टिकल लगता है। उसके बाद हमारा 19 का 2 में बता ही दिया गया। एक याद रखना, संपत्ति के अधिकार 1F में है, 32 और 1F में है। आर्टिकल 31 और 1F, आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंदर, 17 में अस्पष्टता, और उसके बाद 16 में भाई लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और 16 में हो गया। 15 में धर्म, जाति आदि के भेदभाव, 14 में विधि के समान समानता, 13 में संविधान पूर्व जो कानून नियम थे उसके बारे में ये बताया गया है, और 12 में राज्य की परिभाषा। तो 19 का 1F और 31 में है भाग 12 कानूनी के अधिकार, 300 में जोड़ रखा गया संपत्ति अधिकार। मूल में 7 थे, अब बचे 6, एक को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 12 से 35 ये अमेरिका से लिया गया है। और आर्टिकल 14 पूछे तो उसमें ध्यान देना, दोनों को बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। और आप लोग परमार सर को बड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं परमार सर से पढ़ा हूँ भैया, बड़ा तगड़ा पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो जय परमार सर सबसे पहली बात तो, और नमस्कार।